सबको लड़ाना, कमजोर को दबा के उन पे जुल्म ढाना, फिर ओनियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मज़लूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है महमूद मदनी साहब आपका जी सलाम में। हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप एक ऐसे संगठन के नुमाइंदे हैं, महासचिव हैं, शुक्रिया। पूर्व राज्यसभा सांसद हैं आप। राज्यसभा में हमने आपकी तकरीरें सुनी हैं और अक्सर जब हम पार्लियामेंट कवरेज के दौरान आपसे मिलते थे तो आपको देखकर ये एहसास होता था कि माइनॉरिटी की तरक्की को लेकर आप कितने कंसर्न हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज के हालात में जब हम कोरोना को कह रहे हैं कि धर्म युद्ध नहीं है, किसी धर्म के साथ इसकी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड वॉर है, विश्व युद्ध है, जहां पर दुश्मन आपका अदृश्य है, आप देख नहीं सकते। मदनी साहब क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो इस वक्त ये समझने में नाकाम रहे? देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जैसा कि आपने कहा भी कि ये ऐसा दुश्मन है जो छुपा हुआ है और कब कहाँ किस पर हमलावर होगा वो पता नहीं चलता। और फौरन ये नहीं है कि नहीं पता चलता, बल्कि ऐसी सूरत है कि आप जनाब हो गया आपके ऊपर हमलावर और 15 दिन गुजर गए, आपको पता भी नहीं चला। समय गुजरने के बाद पता चलेगा और पता चलेगा तब तक हम कितने लोगों को नुकसान पहुंचा चुके होंगे। जो बहुत बहादुर बनते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, भाई तुम अपने लिए तो बहादुरी कर रहे हो, लेकिन अपनी फैमिली को, अपने चाहने वालों को, अपने चहीतों को क्यों खतरे में डाल रहे हो? तो बिल्कुल दो टूक कहना चाहता हूं मैं ये कि ये मौका है होशियारी दिखाने का। होशियारी है सब्र में। सब्र ये है कि घर बैठ जाओ, बिल्कुल ज़रूरी हो तो जितनी ज़रूरत है उतनी देर के लिए निकलो और वरना अपने घर में बंद रहो। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा नेकी का काम है आज की तारीख में। अगर नेकी करने का शौक है तो इससे बड़ी नेकी कुछ नहीं हो सकती कि आप घर में बैठे। अपने पड़ोसियों का ध्यान जरूर रखें, लेकिन घर में बैठ के। बिल्कुल। जो सरकार ने, जो सारे मेडिकल साइंटिस्ट दुनिया भर के इस बात पर मुत्तफिक है कि लापरवाही जो है वो मुसीबत ले आएगी, अपने ऊपर नहीं सिर्फ बल्कि अपने पूरे इलाके पर। ये मानवता के साथ घोर अपराध होगा अगर हमने इसको हल्के में लिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 25 अप्रैल से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो जाएगा और जो जिस तरह से आप देखते हैं कि रोजा इफ्तार होते हैं और कोरोना का कहर है, अब ऐसे में आप अपने समर्थकों को, अपने दर्शकों को, अपने देखने वालों को क्या कहेंगे कि क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जान है तो जहान है। इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि इस वक्त कलेक्टिव कोई भी अगर जमा होकर के इकट्ठे होकर कोई भी काम किया जाएगा वो घातक हो सकता है। तो इसलिए सब लोगों को अपने अपने घर में अपने जो इबादतों के जो तरीक़े हैं उनको इख्तियार करें और जो करना है घर के में करें और घर में भी डिस्टेंस बना के रखें, एहतियात रखें। नमाजों में अभी तो जुमे की नमाजें भी बंद हैं, मस्जिद में बंद है, लोग ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं घर में, फिर वो जुमा नहीं होता बल्कि ज़ोहर की नमाज होती है अपने घर में। तो आप जो हैं उसमें ऐसी तरह से रोज़ा रखेंगे, इफ्तार भी घर में करेंगे, सहरी भी घर में खाएंगे, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये एक एहतियात और इसके बचाव, एहतियात के अलावा कोई बचाव नहीं है इस बीमारी का, इस वायरस का। तो लोगों को इसको समझकर, जैसे लोगों ने जुमा छोड़ा है ऐसे ही लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप रमज़ान में जो बाहर निकलने का होता था, तरावी आप घर में पढ़ सकते हैं। 2 आदमी 3 आदमी इकट्ठे होकर के आप तरावी पढ़ लीजिए। इसी तरह नमाजें भी अपनी अपनी घर में पढ़िए, लेकिन बाहर मत निकलिए प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और वरना तो फिर आप गुनह जो है जुर्म करेंगे अगर आप बाहर निकलते हैं या आपस में इस तरह से लोगों को जमा करते हैं, तो ये बड़ा जुर्म है, अपराध है। मदनी साहब, तो हमने बहुत सी तस्वीरें देखी हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से तस्वीरें देखी हैं।
इसने धर्म नहीं देखा है। दुनिया की तस्वीरें देखी है, इसने धर्म नहीं देखा। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हो, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स हो, बिल्कुल, या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की पत्नी हो, या ऐसे बहुत से लोग हैं जो इससे संक्रमित हो गए। डॉक्टर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन हिंदुस्तान में जो एक मसला आया, वो आया तबलीगी जमात के मरकज में, निजामुद्दीन मरकज में इतने सारे लोगों की जो मौजूदगी थी, और उसकी वजह से जो कई जगह ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब लोगों ने कहा साहब मौलाना साद जो है वो हिंदुस्तान के ना तो कानून को मानने के लिए तैयार हैं, ना हिंदुस्तान की सरकार की जो व्यवस्था थी कि भाई ये संकट है, इसमें बता दीजिए, खुलासा कर दीजिए, वो भी तैयार नहीं है। उनको नोटिस दिया गया कि आप बताइए, वो कह रहे हैं हम सेल्फ आइसोलेशन में हैं। उनके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम बना दिया है। आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, सवाल इस बीमारी से निपटने का है। नहीं कुछ, हाँ ठीक है, ये तो अब लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और ये सब देखेंगे। मेरा कहना यह है कि जिस तरह से माहौल मीडिया पे बनाया गया, वो माहौल इस जमाने में जब हम एक महामारी से लड़ रहे हैं और हमारे सामने युद्ध की सी हालत है, वो माहौल बनाया जाना थोड़ा मुनासिब नहीं था, इससे बचना था। और उसी का रिजल्ट ये हो रहा है कि मोहल्लों में, देहातों में, रास्तों में, जगह जगह इसको लेकर के काफ़ी भ्रम फैला है और लोग अलग अलग अंदाज से, अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, अटैक भी हो रहे हैं, फलां हो रहा है। तो ये ऑलरेडी मुस्लिम सोसाइटी जो है वो अपने आप को वल्नरेबल फील करती है, अपने आप को आइसोलेटेड फील करती है। क्यों इस वाक़े ने उसको और ज्यादा आइसोलेट कर दिया है। मदनी साहब ऐसा क्यों लगता है आपको? आप तो सांसद रहे हैं, आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के, दुनिया के इतने पुराने ऑर्गेनाइजेशन के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आपने तो दुनिया घूमी हुई है, तो आपको देख कर तो मुझे नहीं लगता कि आइसोलेशन की कोई फीलिंग है। ठीक है, लेकिन हाँ है, फीलिंग है, क्योंकि वो जिस तरह, हालांकि मैं ये बात भी मैं कहना चाहता हूं कि कुछ इंसिडेंट्स को किसी भी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन नहीं माना जा सकता। मसलन अगर किसी जगह कोई इंसिडेंट हो गया, जैसे मरकज का ये इंसिडेंट आपने बताया जी, तो वो पूरी मुस्लिम सोसाइटी का रिफ्लेक्शन उसको नहीं माना जाना चाहिए। नहीं तो किसी ने नहीं कहा कि मुस्लिम समाज इंसिडेंट्स की वजह से अगर कहीं कहीं कुछ रिएक्शन हुआ है, नहीं मेरी बात पूरी हो जाए जरा से, एक मिनट दिलीप जी, कि अगर इस जो ये वाकयात को जिस तरह मीडिया में प्रेजेंट किया गया और उसकी वजह से अगर कहीं कुछ रिएक्शन नॉन मुस्लिम्स की तरफ से कहीं नजर आ रहा है या दिखाया जा रहा है, तो उसको भी उस सोसाइटी का रिफ्लेक्शन नहीं माना जाना चाहिए। तो दोनों चीजों को, दोनों तरह के इंसिडेंट्स को किसी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन नहीं माना जाना चाहिए और मीडिया को जिम्मेदारी से अपना काम करना चाहिए। नहीं, लेकिन मदनी साहब आपको नहीं लगता कि इस पूरे हालात में मौलाना साद सामने आते और कहते कि ये एक चूक हो गई है, ये व्यवस्था हमसे समझने में गलती हुई है, या हमारी ये व्यवस्था जो है ऐसी थी और हम समझ नहीं पाए कि कोरोना ऐसा लोगों में फैल जाएगा, उनको सामने आके बताना चाहिए था, अपने समर्थकों से अपील करनी चाहिए थी कि भाई आप तो बता दो। ये ठीक है कि जो भी इंसिडेंट हुआ था और जो लोग इससे रिलेटेड थे उन्हें अपना मीडिया के सामने अपनी बात रखनी चाहिए थी, जरूरी है, ठीक है। अब पुलिस की जो है वो पुलिस उनके पास पहुंच रही है, तलाशी ले रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके ऊपर मुकदमा कर दिया है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है, या उनके घरों की तलाशी ली जा रही है। तो ऐसा देखिए माहौल पुलिस नहीं बना रही, पुलिस को तो आप कह रहे हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, लेकिन देश भर में बंदी साहब दो तरह की तस्वीरें सामने आई, वो एक धर्म विशेष से नहीं जुड़ा है। पंजाब जो है, पंजाब में पटियाला में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का हाथ काट लिया गया। वो तथाकथित निहंग थे, वो पूरे समुदाय का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं। इंदौर में डॉक्टरों पर पत्थर फेंके गए, तो फिर इसके बदले में जो समाज के लोग जिम्मेदार नहीं भी थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अखबार में विज्ञापन देकर माफी मांगी और कहा कि हमारी कौम के कुछ लोगों ने गलती की है, हम शर्मिंदा हैं। एक मुस्लिम समुदाय के लोग जाते हैं और एक वृद्ध हिंदू महिला के अंतिम संस्कार में पूरी शिद्दत के साथ शरीक होते हैं और कहते हैं कि हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है, क्योंकि ये हमारी पड़ोसी है, इनके बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं। फिर उसी मुस्लिम समुदाय ने डॉक्टर्स पर फूल बरसाए। एक दिल को सुकून देती है, एक तकलीफ देती है।
हाँ ठीक बात है, वो ये चलता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं बहुत ही यानी शुरू से इस बात को कहता चला आ रहा हूं कि जो मेडिकल वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिस वाले हैं, इसी तरह से सफाई कर्मचारी हैं, ये लोगों का तो हमारे ऊपर बड़ा एहसान है, बड़ा उपकार है। हम लोग पूरे देशवासी लोगों को इनको आला दर्जे का, ऊंचे दर्जे का सम्मान देना चाहिए। और अगर हम सम्मान नहीं दे सकते हैं किसी वजह से, तो अपमान करने का तो हरगिज कोई अधिकार नहीं है हमारे पास। और ये तो उससे भी आगे कि आप हमला कर देंगे, चाहे मुरादाबाद का वाकया हो, चाहे मेरठ का हो, चाहे टोंक का हो, कहीं का भी वाकया हो, इंदौर का हो, तो हमारे लिए तो बहुत शेमफुल है ये। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है कि जो लोग हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ाई लड़ रहे हैं, डॉक्टर से ज्यादा तो वल्नरेबल अपनी जान को हथेली पे लेके घूमने वाला कोई हो ही नहीं सकता। मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड जो लोग फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, तो हमें तो इनके लिए और भी बहुत कुछ करना चाहिए, सोसाइटी को करना चाहिए। खाली सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, छोड़ दिया जाए ऐसे मौके पे, ये नहीं, बल्कि हमें सबको मिलजुल कर। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये लड़ाई मिलजुल के लड़ी जाएगी, और ये लड़ाई अलग अलग करके नहीं लड़ी जा सकती, मिलजुल के लड़ी जानी चाहिए। तो इस वक्त मिलाने के लिए काम होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि हम एक साथ इकट्ठे होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, और दूसरी तरफ दाएं बाएं नहीं देखेंगे। हो सकता है हमारे बीच में मतभेद होगा, बाद में निमट लेंगे उससे, पर अभी तो हम लोग सब मिलजुल करके इकट्ठे होकर लड़ेंगे। और डॉक्टर को तो जितना सपोर्ट करने की जरूरत है, उतना ज्यादा से उससे ज्यादा, 2 गुना ज्यादा हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, डॉक्टरों को भी, पुलिस को भी, और सफाई कर्मचारियों को भी। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं कि तबलीगी जमात जो है जी, उसके जो प्रमुख है मौलाना साद, उनसे आप क्या अपील करेंगे कि चलिए देर हो गई लेकिन दुरुस्त तो हो जाइए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस वाकये को हुए बहुत दिन गुजर गए, और आप लोगों ने इसको हॉट केक बना करके बेच लिया है। अभी छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए। नहीं, हमने तो मामला निमट जाएगा उसके बाद सब कर लीजिएगा। उनकी तरफ से ये, ऑफ कोर्स उनकी तरफ से ये अपील आनी चाहिए कि अभी भी अगर कहीं कुछ लोग हैं और उनको चेक करने के लिए या क्वारंटाइन करने के लिए कहीं कुछ ले जाना चाहते हैं, तो लोगों सपोर्ट करें, उसे अपने विरोध ना माने। पब्लिक को यह कहना चाहिए, हम सब लोगों को कहना चाहिए कि ये हमारा विरोध नहीं है बल्कि हमारा सपोर्ट है। ये लोग हमारी मदद करने आए हैं कि अगर हमारे में कुछ इसके संक्रमण के या इसके कुछ असर है, तो कम से कम हम दूर हो जाएंगे तो हमारे बच्चे तो बच जाएंगे, फैमिली तो बच जाएगी। तो ये एक कोशिश जो है, इस कोशिश को कामयाब करना है। जब तक चेन कटेगी नहीं, अगर नहीं कटी है चेन, खुदा न खास्ता, तो ये तो इसका हमें बहुत बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। उस बुरे दिन से मदनी साहब अपना करके तो कलेजा मुंह को आता है। मदनी साहब, मैं सोच भी नहीं सकते। जमीयत उलेमा हिंद की, आपके संगठन से जुड़े हुए तमाम वो लोग जो काम करते हैं, और मुझे क्या सर्टिफिकेट देने का अधिकार है, देश के प्रधानमंत्री ने जो आप लोगों के संगठन ने गुजरात में काम किए हैं, उसकी तारीफ मन की बात में की थी उन्होंने। हम आपको सर्टिफिकेट देने का अधिकार ही रखते, लेकिन मैं आपसे एक पूरी विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि जैसे आपने कहा कि हमने हॉट केक बनाकर बेच लिया, आप कैमरे के उस पार है, मैं कैमरे के सामने हूं। पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, पूरी विनम्रता से कह रहा हूं कि मैंने आपको आमंत्रित इसलिए किया है कि आपकी बात लाखों करोड़ लोग सुनते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के हों, चाहे दुनिया के किसी भी और भी धर्म के दूसरे लोग भी हों, क्योंकि आपका एक अलग पहचान है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप हमारी जगह होते तो क्या करते हैं? जी, मैं आपको तकलीफ पहुंची है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। मैं उसके लिए माफी भी चाहता हूं, कोई बात नहीं है। आपको मैं तकलीफ पहचाना मकसद नहीं था बिल्कुल भी, और आप अपने दिल में मत लीजिए। आपके साथ मेरा एक दोस्ती का भी तो है ना तिवारी जी, तो इसलिए आप उसको बुरा मत मानिए। और मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, ये वक्त हम लोगों को साथ मिलकर लड़ने का है। हम लोग साथ मिलकर के लड़ लें। वो एक इंसिडेंट हो गया। देखिए, एक बात और बताऊं, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं, बल्कि एक बात है,
हमने लॉकडाउन हमारे देश ने क्यों किया, और एकदम लॉकडाउन करने का फैसला बहुत ही सही टाइम पर किया गया। वो क्यों किया गया? चेन तोड़ने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए आपने लॉकडाउन किया। एक शानदार कदम था। उसके लिए सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को, कैबिनेट को, सबको जितनी बधाई दी जाए, शुक्रिया अदा किया जाए, बधाई से ज्यादा शुक्रिया दिल से अदा किया जाए, वो कम है। उसके बाद तबलीगी जमात के सेंटर से और सेंटर से जुड़े हुए 25,000 से के करीब, पता नहीं फिगर आप ही लोगों से पता चली है, हो सकता है ऊपर नीचे हो कुछ, लोगों को क्वारंटाइन किया गया। ये सारी जो एक्सरसाइज हुई है, ये एक्सरसाइज होने का भी हमको, हमारी कम्युनिटी को और देश को, तीनों को फायदा हुआ। अगर किसी वजह से लॉकडाउन ना होता तो इसका पता भी नहीं चलता जी। तो हम कामयाब हो गए, यानी मेरा देश, देश की सरकार कामयाब हो गए, हम नाकाम नहीं हुए हैं। वरना पता भी नहीं, पता चल गया, उनको क्वारंटाइन कर लिया गया, जो पेशेंट्स थे आइडेंटिफाई कर लिए गए, और जो कहीं अगर, अब आगे की बात मैं कह रहा हूं कि जो अगर कहीं रह गए हैं इत्तेफाक से, उन्हें खुद आगे आना चाहिए, जिन्होंने विजिट करी है या जिनके पास मैं तो ये कहता हूं 25 फरवरी के बाद से या और भी पहले की डेट कर ली जाए, जो लोगों ने यहां विजिट करी है या यहां से विजिट किए हुए लोगों से जो लोग मिले हैं, उन्हें खुद से आगे आना चाहिए। आगे आके कहना चाहिए भाई हमारा टेस्ट कर लो, चेक कर लो, हमारे सिम्टम्स देख लो, जरूरत हो हमें क्वारंटाइन कर लो। और मैंने सरकार से बार बार ये ऑफर की है, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश साहब से भी कहा है, गृह मंत्री साहब को भी ये बात पहुंचाई है कि और भी सरकार के जो इदारे हो सकते हैं, बड़े लोग हो सकते हैं, कई लोगों तक ये बात पहुंचाई है मैंने कि जहां क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं वहां पर एनजीओस को खाने पीने और दूसरी सुविधाओं के अरेंजमेंट के लिए अगर इन्वॉल्व कर दिया जाए तो एक तो सरकार का बोझ कम हो जाएगा, और समाज सेवी संस्थाएं अगर आगे आ जाएंगी तो लोगों की शिकायत भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये एक, इसको टोटलिटी में अगर आप देखेंगे तो हमें मिलजुल के काम करने की, जिसको मैं बार बार कहता हूं, खाली सरकार के भरोसे छोड़ दिया, क्वारंटाइन सेंटर में खाना, चाय, ये वो, सफाई, जो कुछ भी इंतजाम है वो सब सरकार करे। सरकार की तो जिम्मेदारी है, उसे करना भी चाहिए, लेकिन हम लोगों को साथ ले ले। तो ये मैं ऑफर कई मरतबा कर चुका हूं। तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया आपके पास? जल्द ही इसके ऊपर कोई फैसला भी होगा अभी तक, लेकिन वो इसको इन प्रिंसिपल एग्री हो गए हैं कि हाँ ये ठीक मशवरा है। अब उसमें क्या होगा कि जो मेडिकल गाइडलाइन है उनको तो तोड़ नहीं सकती ना सरकार, वरना तो और दूसरे सवाल खड़े हो जाएंगे। तो वो देख रहे हैं कि गाइडलाइन को भी टूटने न दिया जाए और कैसे जोड़ लिया जाए समाज सेवी संस्थाओं को। तो मैं समझता हूं कि हफ्ते 10 दिन में कुछ इसके ऊपर फैसला हो जाएगा। ये फैसला अगर जितना जल्दी हो जाए और हम लोग कुछ कुछ काम करने लगे तो और आसान हो जाएगा। एक और मेरा सुझाव है जी, वो ये है कि जहां इंफॉर्मेशन मिलती है और पुलिस मेडिकल ऑफिसर्स को, डॉक्टर्स को लेकर पहुंचते हैं, तो वहां के जो लोकल रिलीजियस लीडर्स हैं और सोशल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल नहीं, रिलीजियस और सोशल लीडर्स हैं या वर्कर्स हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए और उनको साथ लेकर या उनको भेजकर उनकी मदद से ये काम किया जाए, तो अफवाह फैलाने वालों को मौका नहीं मिलेगा। बहुत तरह तरह की अफवाहें चलाई जा रही हैं, वो इंजेक्शन लगा के तुम्हें कोरोना दे देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें वो कर देंगे। लोग डर जाते हैं और डर के रिएक्ट कर देते हैं, जिहालत में या नादानी में या अफवाहों में आकर। तो इसको भी अगर कर लिया जाए कि डिस्ट्रिक्ट, बहुत जगह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी किया है ये और कामयाब हुआ है। अब देखिए ये 3-4 इंसिडेंट हुए हैं पुलिस पर हमले करने के, लेकिन 700 से ज्यादा जगहों पर पुलिस ने लोगों को क्वारंटाइन करके ले गए हैं, कभी दिन में और कभी रात में। वो अच्छे से लोग चले गए। हो सकता है जबानी किसी ने कहा भी होगा, भाई ऐसा भी मेरे पास है कि रात में पहुंचे पुलिस वाले, लोगों ने कहा ये औरतें बच्चे बताइए कैसे जाएंगे रात में। पुलिस वालों ने कहा अच्छी बात है, आप सो जाइए, हम सुबह आएंगे। तो ये एक आपस में एक तालमेल बना करके अगर काम किया जाएगा तो मैं समझता हूं ऐसे इंसिडेंट्स को हम आराम से रोक सकते हैं। फिर भी जो इंसिडेंट हो रहा है ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ही शेम की बात है।
मदनी साहब, एक और आपके जरिए एक संदेश जाए, क्योंकि जी आपकी आवाज काफी लोग सुनते हैं, कि एक ऐसे भी तर्क दिए जाने लगे हैं कि ये केवल हमको बरगलाने की कोशिश है या हम पर इस तरह के मतलब दबाव बढ़ाने की कोशिश है, लॉकडाउन के बहाने हमको दबाया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, और ये भी कहा गया है कि ये मुस्लिम धर्म के मानने वालों को, खुदा की इबादत करने वालों को हो ही नहीं सकता ये कोरोना। तो आप इस पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई ये तो पूछ के नहीं आ रहा है, बता के नहीं आ रहा है? तो ये बहुत साफ है, और इस पर इस देश के सारे उलमा, हर स्कूल ऑफ थॉट के, हर सेक्ट के उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं, एक ग्राउंड पर हैं, और वो सब मिलकर के ये अपील कर रहे हैं जोर से सबसे कि देखिए, आपको एहतियात करनी लाजिम है। खुदा ने एक निज़ाम बनाया है, उस निज़ाम से बाहर जो निकलेगा वो उसका अंजाम, उसको तकलीफ उठानी पड़ेगी। तो उस निज़ाम के, उस सिस्टम के अंदर रहना है। सिस्टम यह है कि इस वक्त इस बीमारी से बचना जरूरी है, और बचने के लिए एक दूसरे से दूर रहना जरूरी है। तो ये जरूरी चीज है, इसको करना पड़ेगा। हमारी मस्जिद की जमातें सस्पेंड हैं ऑलरेडी, लाखों मस्जिदें हैं जहां न जुमा हो रहा है न जमात की नमाज हो रही है। तो ये इसको बाकी रखा जाए, रमजान में भी बाकी रखा जाए, और इबादतें आप अपने घरों में करिए। अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है, वो देखने सुनने वाला है। ये भी कहता हूं, आप कोई भी नेकी का काम करने के लिए अगर इस बैरियर को तोड़ेंगे तो आप नेकी नहीं करेंगे, गुनाह करेंगे, जुर्म करेंगे, और ऐसा जुर्म जो काबिल माफी नहीं है। आप दूसरे को तकलीफ में मुब्तला कर रहे हैं, महमूद मदनी साहब मुसीबत में डाल रहे हैं, जान खतरे में डाल रहे हैं लोगों की। आपके संगठन की तो प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं, और तबलीगी जमात जो संगठन है जिसका अपना एक काम करने का तरीका है, और अगर आप इसको व्यक्तिगत न लें और आप ये ना सोचें कि हम कोई इसको धर्म के खांचे में बांट रहे हैं, या उनको हम कोई अपनी तरफ से हमने सजा सुना दी है, या हम कानून हैं, या हम जज हैं, या हम अदालत हैं। आपकी तरफ से, आपके संगठन की तरफ से कभी कोई बातचीत उनसे हो पाई है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की गई थी, कहा गया था कि मीडिया उनकी इमेज को या इस संगठन को ऐसे पेश कर रहा है, उनकी बदनामी कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो ऑब्जर्वेशन थे वो आपके सामने है, आपके पास होंगे, सब लोग जानते हैं। आप क्या इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे कि ये मसला ना तो किसी धर्म विशेष से लड़ाई का है, न किसी ने आपको कभी तो कोई, आज तक तो हम लोगों ने मीडिया में कभी तबलीगी जमात और मरकज के बारे में, मौलाना साहब के बारे में हमने कभी कोई जिक्र नहीं किया था, ना उनको कोई हम इस तरीके से पेश कर रहे थे कि उन्होंने कोरोना लाके पूरे हिंदुस्तान में फैलाया है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो प्रोटोकॉल को, एसओपीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आपके संगठन से उनके नजदीकी संबंध है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए, गलती जिसकी है वो जिम्मेदारी लेगा। लेकिन अब आप क्या कहेंगे कि आपको लगता है कि वाकई अदालत से ही संरक्षण मिलना चाहिए, या देश का कानून जो कह रहा है, समाज कह रहा है, सरकार कह रही है, उसको सुन ले मौलाना साहब? हाँ, सुनना चाहिए बिल्कुल। समाज और देश, देखिए, कोई भी किसी भी सोसाइटी में रहने वाले लोग अगर अपने आप को समाज से और देश के कानून से ऊपर समझेंगे तो ये कैसे चलेगा? ये तो हो ही नहीं सकता। ये इस्लामी तालीमात के भी खिलाफ है, और खुद उनकी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक बुनियादी उसूल है कि कानून के मुताबिक चलना है, काम को कानून के दायरे में रहकर, कानून ने जो लिमिट तय करी उस लिमिट के अंदर रह करके करना है। ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन का यानी सिद्धांतों में से है, मूल सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल्स में से है कि आपको कानून नहीं तोड़ना है और कानून के अंदर रहना है। तो वो कैसे वो ऊपर हो सकते हैं? कोई ऊपर नहीं हो सकता, और कानून को अपना काम करना चाहिए, करेगा कानून अपना। तो आप पहल करेंगे? खुद से मानना चाहिए, आप पहल करेंगे। और सोसाइटी के लिए रहमत होना चाहिए, जहमत नहीं होना चाहिए किसी को। मदनी साहब, आप पहल करेंगे, उनको समझाएंगे, उनसे कोशिश करेंगे कि भाई आप समझ लो, अभी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे कौम की बदनामी होती है। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं। अरे आप बहुत बड़े आदमी हैं। बहरहाल सभी लोग समझा रहे हैं, लोग कह रहे हैं, और वो समझना चाहिए। जी नहीं, मैं बड़ा आदमी नहीं हूं। ये तो आपका बड़प्पन है तिवारी जी। ये तो आपका बड़प्पन है। मैंने अपने आप मेरे जुमले से
मेरे जुमले से आपको कष्ट हुआ है, तकलीफ पहुंची है, मैं जो नहीं बहुत एहसास इसको मैं व्यक्तिगत नहीं मान रहा हूँ। देखिए, आपका पूरा अधिकार है बद्री साहब, आप मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और आपका पूरा अधिकार है, मैं आपका सम्मान करता हूं, क्योंकि आपको देश की एक बड़ी आबादी का एक बड़े धर्म का आपको अपना उनका पक्ष रखने का अधिकार है, आपको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। इस तरह के शब्द आते जाते रहते हैं और मैं उसको पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं, क्योंकि ऐसे में हम एक दूसरे को जानते हैं, हम एक दूसरे की तारीफ कर सकते हैं तो बुराई भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। निंदक निरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुना निर्बल करे सुहाए। हम तो आपके साथ हैं। बुराई नहीं करना चाहता मैं। जी शुक्रिया जी तिवारी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। जब भी आप हमको बुलाएंगे, आप देखिए आपने उसको बद्री साहब, जब भी हम आपको बुलाएंगे हम दौड़े चले आएंगे और हम हिंदुस्तान को बताएंगे कि यहाँ जमीयत उलमा हिंद है जो इस तरह के काम करता है। गुजरात में कितने सारे आपने सोसाइटी के हित में काम किए हैं और देश के वजीर आला जो हैं, वजीर आजम जो हैं, वो अगर ये कहें मन की बात में, अपने मन की बात में आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो ये तो हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है और आपके लिए भी अच्छी बात है। खुदा करे जल्दी से हम लोग मिलजुल करके इस लड़ाई को लड़के जीत लें एक मर्तबा, तो फिर बैठेंगे जरूर। बंदी साहब, एक और तस्वीर में आपसे बस आखिरी दो चंद सवाल हैं कि आजकल हमारे हीरो बदल गए हैं अक्सर। मतलब आप तो चूंकि बड़े धर्मगुरु हैं, आपके फॉलोअर्स बहुत हैं। पहले हम कहते थे हीरो ये हैं, क्रिकेटर्स को हीरो मानते थे या पॉलिटिशियंस को हीरो मानते थे या कोई ऐसा शख्स जो समाज में रॉबिन हुड की छवि हो जाती थी उसकी। लेकिन आज हीरो बदला है, आज सफाई वाला हीरो है, आज आपका वो शख्स हीरो जो सब्जी पहुंचाता है, वो शख्स हीरो है जो रियल हीरोई करता है, डॉक्टर्स है, जो सड़क पर बैठे हुए पुलिस वाले हैं या उनके स्टाफ के लोग हैं। तो आपको लगता नहीं कि अब हीरो बदलने का वक्त आ गया है? देश बदलो, सोच बदलो और अपना हीरो भी बदल लो। बिल्कुल, वो हमारे रियल हीरोज हैं, अपनी जान को खतरे में डालकर फ्रंट लाइन पे लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे लिए, मानवता के लिए, देश के लिए। तो हमारा हम कितना भी उनका शुक्रिया अदा करें कम है, वो रियल हीरोज हैं। बिल्कुल ये मानना पड़ेगा और हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, यानी हम उनके साथ हैं, उनको दिखना चाहिए, उनको एहसास होना चाहिए कि देश उनका आभारी है, उनका शुक्रगुजार है सब लोग। जी हाँ, बिल्कुल वो रियल हीरोज। बद्री साहब, आपने दुनिया के कई मुल्कों की यात्रा की होगी और दुनिया का बड़ा अनुभव है आपको। आप संसद में नुमाइंदगी कर चुके हैं, आप राज्यसभा में मेंबर रहे हैं, आपने जब भी सवाल उठाए हैं, जब भी अपनी बात रखी है तो लोगों ने गौर से सुना है उसको और तारीफ भी की है आपकी। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं बद्री साहब, ये कभी ऐसा हमने तो देखा नहीं था कि जब आदमी अपनों से मिलने से डरने लगे, घर से बाहर निकलने से डरने लगे, कि कहीं ऐसा ना हो कि जनाब कोई मिले और हमको। बिल्कुल, पहले तो लोग कहते थे कि हाथ मिलाने से क्या होगा जब दिल नहीं मिलेंगे, अब तो कहता है कि अतिथि तुम कब जाओगे, आओगे नहीं, आने की जरूरत नहीं है, अतिथि तुम चले जाओ। ऐसा हालात हो गए हैं। ऊपर वाले से, मालिक से हमें सबको मिलके दुआ करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि जल्दी से ये हालात गुजर जाएं और हम लोग जो हैं वो इस मुसीबत से दुनिया और इंसानियत निकल जाए। तो यही दुआ कर सकते हैं, लेकिन दुआ के साथ दवा करनी पड़ेगी और दवा ये है कि आप एक दूसरे से दूर रहेंगे। यानी मैं तो एक बात और कहता हूं, लॉकडाउन सरकार खत्म भी कर दे तो भी हमें एहतियात नहीं छोड़नी है, पूरी एहतियात अपने अज़्म से, अपने इरादे से हमको पूरी एहतियात करनी है। अच्छा मदनी साहब, सिर्फ सरकारी ऑर्डर से, मजबूरी में, पुलिस के से डर के। जी, आपके संगठन को, आपको तो बड़े बड़े जलसे करने के लिए जाना जाता है, लाखों की तादाद में आपके फॉलोअर्स हैं और जब भी आप लोग कहीं जलसा करते हैं तो बड़ी संख्या में लोग आते थे। हमने वो भी देखा है कि जब आपके संगठन के लोग मिलके और तमाम मुद्दों पर समाज में कैसे बदलाव लाना है, कैसे उनकी तरक्की के लिए काम करना है। लेकिन अब तो ऐसा लगने लगा है कि किसी को बुलाएंगे तो दिक्कत ना हो जाए। अब ये हालात जल्दी बदलने के संकेत भी नहीं मिल रहे हैं। अब कैसे करेंगे आप, उनको कैसे समझाएंगे कि आप अपना काम, आजकल बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के जरिए, एप्स के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है, तो लगता है कि हमको इसी मुश्किल के बीच से फिलहाल तो कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। हाँ, बस वो यही है कि काम को ऑनलाइन हो और आपका मीडियम है ना हमारे पास, आप बैठे हैं तो बहुत सारे मैसेज तो आपके थ्रू ही जाएंगे। हम तो इसलिए बैठे आपके साथ, मैसेज तो आप ही के, यानी सबसे बड़ी ताकत तो आप हैं जी। तो आपका प्लेटफॉर्म जो है उसको हम इस्तेमाल करेंगे जरूर। बहुत स्वागत है आपका और अक्सर करेंगे, अभी भी हो रहा है जी कि जो मैसेज जो जी हम तो ये कहेंगे कि जब भी आप बुलाएंगे अपना संदेश देने के लिए, पूरे मुल्क को बताने के लिए, और हम
सिर्फ आरोप लगाने के लिए नहीं बैठे हुए, हम तो ये कहते हैं कि अच्छा काम होता वो भी देखिए, बुराइयां तो सब देखते हैं, अच्छाइयां देखने वाला भी तो होना चाहिए। हम तो आपकी अच्छाइयां भी दिखाएंगे। हाँ, वो वही एक मुश्किल है कि अच्छाई पीछे रह जाती है। वो जो एक काला धब्बा है बस वो नजर आता है सबको। लेकिन बहरहाल अच्छा है, आप एफर्ट कर रहे हैं और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ तिवारी जी। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना महमूद मदनी साहब। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको जिन दर्शकों ने जी सलाम के जरिए देखा होगा, जी मीडिया के जरिए देखा होगा, वो आपकी बातों पर अमल करेंगे। है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन, ये दी का तर्जुमा है मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन।